जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नंदी क्लासेज में। और आज के डेट पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। आइए हम शुरू करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रतिवर्ष क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। आंसर नंबर ए होगा, 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, क्षय रोग है क्या? जिसे हम टीबी कहते हैं, उस वही है क्षय रोग। ठीक है। और क्षय रोग की जो टीबी की जो दोस्तों टीका है वो है BCG टीका। ठीक, BCG टीका, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। और बात करते हैं भारत में जो टीबी हारेगा भारत जीतेगा, यह कब तक लक्ष्य है? 2025 तक। ठीक, 2025 तक पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा टीबी, ये ऐसा कहना है भारत के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बात ये आई हुई है। ठीक है। और मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य कब तक है दोस्तों? ये 2030 तक है। मलेरिया उन्मूलन का टारगेट है 2030 तक, यानी कि मलेरिया मुक्त हो जाएगा भारत, ये 2030 तक है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, इतने सारे मैंने फैक्ट आपको बताए। और बात करते हैं 23 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? शहीद दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? यह विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य के पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये महाराष्ट्र की पुलिस के द्वारा और भारतीय सेना के बीच में यह अभ्यास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों, जैसे आतंकवादी का आगमन हो या बम विस्फोट जैसे निगरानियां करना और उन पे क्या है कंट्रोलिंग करना, आतंकवादी और बम को अटैकिंग को कंट्रोलिंग करना, ये जो है दोनों के बीच में कवच 2 नामक ये संयुक्त अभ्यास चालू किया गया। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर इसका महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में देखना, बहुत ही इजी सवाल आपसे किया हुआ है हमने। और बात करते हैं दोस्तों, सफ़ेद प्याज की GI टैग जो है महाराष्ट्र को दिए गया है। ठीक है। और यहाँ जो एक लावड़ी और तमाशा, ठीक, लावड़ी और तमाशा यहाँ की प्रमुख नृत्य है, ये आप लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र की प्रमुख नृत्य क्या है? लावड़ी और तमाशा। मुंबई किस द्वीप पे स्थित है दोस्तों? ये भी अभी 2018 की रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया था। तो ये साल साइड में, ठीक है, साल साइड द्वीप पे स्थित है मुंबई। ये सारे मैंने फैक्ट बताया मैंने आपको। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूँ कि वायु शक्ति आयोजन यह कहाँ किया जाता है? पोखरण राजस्थान में अभी हाल ही में किया गया। ठीक है। और 2-3 मैं युद्ध अभ्यास आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। आतंकवाद और बम विस्फोटक के बीच में दोस्तों ये कौन सा कवच चलाया गया? ये कवच 2 चलाए गए हैं। ठीक, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और दोस्तों बात करते तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास किसके बीच में चलाया जाता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है। मित्र मित्र युद्ध अभ्यास दोस्तों यह भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है। अजय वॉरियर किसके बीच में? इंग्लैंड और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास किया जाता है। ठीक है, इतने सारे मैंने बताया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर का उद्घाटन किया? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह इंटरनेशनल न्यूज है। ब्रिक्स, BRICS। ठीक है, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, BRICS, ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आप सुनेंगे दोस्तों, ये ब्रिक्स है क्या? सबसे पहले हम बता देते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक संस्था है दोस्तों, जो विदेशी संस्था है। इसमें 5 देश शामिल है। ब्रिक्स का मतलब B से हो गया ब्राज़ील, R से हो गया रसिया, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चीन, और S से हो गया साउथ अफ्रीका। ये यस आपको याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, यस की हम क्यों बात कर रहे हैं? यस जो है दोस्तों 2010 में शामिल हुआ। ठीक, इस ब्रिक में जो है दोस्तों यस कब शामिल हुआ? 2010 में। अगर बात करते हैं हम, यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका जब ज्वाइन हुआ ब्रिक्स में, तो के से सी से पहले जो है दोस्तों, सी के बाद यस नहीं था, तो सी के बाद अब यस जोड़ दिया गया 2010 के बाद में। सीधी बातों में हम यह कह सकते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना जो है दोस्तों बहुत पहले की हुई है। इसके बाद 2010 में जो है शामिल होता है साउथ अफ्रीका। इसके पहले 4 ही देश थे। ठीक, ये आपको याद रखना होगा। और बात करते हैं दोस्तों ब्रिक्स, ये जो दोस्तों ब्रिक्स का मुख्यालय है यह आसियान में है। ठीक, चीन के आसियान में है। और 2021 ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ दोस्तों? ये भारत में हुआ। ठीक है। और 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? ये चीन में करेगा। ठीक है, ये चीन में आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं हम कुछ और इसकी इम्पोर्टेंट बात, तो एक ब्रिक्स संस्था है, और आपने सुना होगा कि ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों, इसकी मुख्यालय कहाँ है? यह मनीला में इसकी मुख्यालय है।
दोस्तों हम क्यों मनीला की बात कर रहे हैं, क्यों एडीबी की बात कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिक्स देशों के ही लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया हुआ है। किसी भी ब्रिक्स जैसे सदस्यों में किसी भी देश के अगर आर्थिक स्थिति कभी संकट में आती है तो ब्रिक्स की पूरी देश मिल करके एडीबी से हेल्प करेगी और एडीबी इसकी पूरी ब्याज के साथ मतलब कि जो भी ऋण देगी उस पूरे ब्याजगी के साथ में पूरा विकसित के लिए कदम उठाएगी एडीबी बैंक। ये मैंने आपको बता दिया। और एडीबी की बात करते दोस्तों, एडीबी की वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ये अशोक लवासा हैं जो भारत के हैं, ठीक है। और एडीबी के अध्यक्ष हैं मार्को टायस, ठीक। ये सारे मैंने आपको फैक्ट बता दिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी उद्घाटन किया? तो ये जो है दोस्तों कोलकाता में, ठीक। ये कोलकाता में उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों शहीदों की नमन के लिए, ठीक। शहीदों की नमन यानी शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया दोस्तों। ये आपको 23 मार्च को मनाया गया। तो इसमें इनको जवानों को, हमारे शहीद जवानों को याद करने के लिए विप्लवी भारत गैलरी उद्घाटन किए गए कोलकाता शहर में। ये मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। और लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों, लखनऊ में हाल ही में पैरा बैडमिंटन अकादमी खोला गया हुआ है लखनऊ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जो बात करते हो आईटी सेक्टर में जिस तरीके से लखनऊ शहर उठ रहा है दोस्तों, पूरी देश की जो है नज़र लखनऊ शहर पे है, ठीक है। और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अभी चुनाव खत्म हुआ, यहाँ पे किस पार्टी को विजेता मिली? बीजेपी पार्टी को विजेता मिली। और उत्तर प्रदेश की कितनी सीट है? 403 सीट है। कितने विधानसभा सीट हैं दोस्तों? तो 100 विधानसभा सीट हैं। राज्य कितने हैं? राज्य सीट कितने हैं? तो दोस्तों 30 हैं। और लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 84 लोकसभा की सीट है। ये सारी हैं। और इस वक्त वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी जी हैं। और इसके पहले भी थे और फिर से उनको शपथ दिला दिया गया हुआ है। आदित्यनाथ योगी को वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे है दोस्तों? यह गोमती नदी के किनारे है। ये सारे मैंने लखनऊ के फैक्ट बताए। दिल्ली दोस्तों हमारी राजधानी है, कब बनी है? 1911 में दिल्ली हमारी राजधानी बनी। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल आपको याद रखना होगा दोस्तों, भोपाल किस नदी पे है? ये कमेंट बॉक्स में आप हमको जवाब दीजिएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, माउंट रेन बाइकिंग और वायास्किन मोटोक्रॉम के लिए भारत का पहला शाही राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है दोस्तों शिमला में। और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, यह केंद्र शासित राज्य है जो जम्मू कश्मीर से अलग कर दिए गए। दिल्ली भी एक जो है दोस्तों केंद्र शासित ही राज्य है। लखनऊ के बारे में अभी हमने आपको सारी बातें बताई है, ठीक है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? माउंटेन ट्रेन बाइकिंग और बाइसिकल मोटोक्रॉम। इसका मेन बात है दोस्तों की पहाड़ों पे साइकिलिंग। आपने देखा होगा रेसिंग, बाइक और साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना अब शिमला में किया जाए। क्यों शिमला में? क्योंकि शिमला में भी पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर भी ये स्थापना की गई हुई है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया था। और इसका विजेता कौन रहा? लद्दाख रहा, ठीक। ऑप्शन नंबर जो बी में दिख रहा है यही लद्दाख इसका विजेता रहा। और बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ही है। और भारत का एकमात्र 100% टीकाकरण करने वाला राज्य कौन सा है? वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और बात करते हैं भारत का एकमात्र गांव जो 100% टीकाकरण करने वाला है वो किन्नौर था, ठीक। और अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या था? रोहतांग सुरंग था। और रोहतांग सुरंग की दूरी कितनी है दोस्तों? यह 9.2 किलोमीटर है। 9.2 किलोमीटर। यह किन शहरों के बीच में है दोस्तों? यह लेह और मनाली के बीच में है, ठीक है। लेह और मनाली के बीच में सुरंग के अंदर से यह निकाला गया है अटल सुरंग। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। ये सारी बातें मैंने बताई दोस्तों। एक और जाते जाते इस क्वेश्चन से विदाई लेते लेते सर एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों असम राइफल, ठीक है। असम राइफल है कहाँ दोस्तों? ये असम राइफल पूर्वोत्तरी का प्रहरी भी बोला जाता है, ठीक है। असम राइफल को पूर्वोत्तरी का प्रहरी भी बोला जाता है। और बात करते हैं दोस्तों
इसके वर्तमान में महानिर्देशक कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नैयर हैं वर्तमान में इसके महानिर्देशक हैं। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों असम राइफल की? तो ये शिलोंग में है। शिलोंग कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। ये सारी मैंने बातें बताई इसके बारे में, ठीक। और असम राइफल की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो यह 1917 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1917 में इसकी स्थापना होती है। अब जाके 187वां जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। माफ़ करना दोस्तों, मैं आपसे बहुत बड़ी गलती, हमसे गलती होगी, माफ़ करना। 1835 में इसकी स्थापना होती है असम राइफल की, ठीक है। और जब ये स्थापना होती थी तो इसको हम पहले क्या नाम थे जानते थे? कछार लेवी, ठीक, कछार लेवी। और जो है 1917 में दोस्तों इसका नाम बना असम राइफल, ठीक है, असम राइफल। और इसका पुराना नाम जो है दोस्तों क्या है? कछार लेवी। कछार लेवी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1835 में। अब जाकर के 1917 में इसका असम राइफल्स नाम रख दिया गया। ये सारी बातें मैंने बता दी दोस्तों आपको। और ये किसके अंडर में आता है? तो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों को बीएसएफ की वर्तमान में महानिर्देशक पंकज कुमार सिंह हैं, ठीक है। बीएसएफ के वर्तमान में महानिर्देशक पंकज कुमार सिंह हैं। और बीएसएफ ही हमारा जो है ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा हमारे बीएसएफ ही चलाती है। और सीआरपीएफ की बात करते हैं दोस्तों, जिसके प्रमुख कौन है? ये कुलदीप सिंह है, ठीक है। सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिर्देशक कुलदीप सिंह है। सीआरपीएफ की बात आई तो इसकी अधिनियम कब आई थी सीआरपीएफ की? 1939 में, ठीक। 1939 में सीआरपीएफ की अधिनियम आई। और सीआरपीएफ का नाम कब पड़ा दोस्तों? सीआरपीएफ ये 1949 में। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1939 से दोस्तों, ये अंग्रेजों के द्वारा एक पुलिस बल की स्थापना की गई हुई थी। अब जाकर के ये सीआरपीएफ की जो नाम पड़ा दोस्तों 1949 में पड़ा, ठीक है। अधिनियम की बात करें 1939 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एनडीआरएफ क्या होता है दोस्तों? आपको आंसर में दिख रहा है। आपने देखा होगा कि जब कहीं पे बाढ़ आ जाता है, बाढ़ के रूप में आपदा आ जाता है, तो वहाँ पे देखेंगे आप हल्के भगवे कलर की जो पहन कर आते हैं, वही है एनडीआरएफ, ठीक है। एनडीआरएफ की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, ये 2005 की अधिनियम है, 2006 में इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके महानिर्देशक अतुल करवाल हैं। ये सारी मैंने जितने भी अभी तक थे ऑप्शन में, ये सारी मैंने फैक्ट बता दी, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं को निर्यात वित्त वर्ष 2021 और 22 में कितना प्रतिशत उछाल आया है? तो इसका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन अभी जो है बहुत ही चर्चाओं में रहा है। इस सीधे सीधे दोस्तों ये यूपीएससी लेवल की क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूपीएससी लेवल की क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बहुत बढ़िया इस पर प्रिपरेशन करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये उछाल आया इतना ज़्यादा, क्या हमारे देश की जीडीपी बढ़ी है या वित्त बढ़ा है या घटा है, इसकी हम चर्चाएं करते हैं। आंसर नंबर इसका होगा ए, 400.8 अरब डॉलर, ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। और भारत के इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा उछाल आने वाला ये समय है, ठीक है। 21 मार्च को यह उछाल आया, ठीक है। 21 मार्च को यह ऐतिहासिक उछाल आया, 400.8 अरब डॉलर का ऐतिहासिक आया। अब बात करते हैं दोस्तों, यह 2020 और 21 में कितना था? तो 292, ठीक है, 292 बिलियन डॉलर था। और 2021-22 में कितना हो गया दोस्तों? ये 400.8 अरब डॉलर जाकर पहुंच गया, ठीक है। वो यह वस्तु निर्यात भारत ने, ये दोस्तों ना समझिए कि भारत ने पैसा पाया, इतने में निर्यात किया, अपनी प्रोडक्ट जो है बाहर इतने में निवेश किया, इतना बेचा है भारत ने, ये हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं। और बेचा क्या है दोस्तों? इसमें पेट्रोलियम और आभूषण बेचा है, ठीक है, पेट्रोलियम और आभूषण बेचा हुआ है। और बात करते हैं दोस्तों भारत की आयात कितनी है? तो 589 मिलियन डॉलर, ठीक, 58 बिलियन डॉलर इसकी वर्तमान में है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं भारत की घाटा कितना है दोस्तों? 189 बिलियन डॉलर, 189 बिलियन डॉलर। और हमने जो है व्यापार कितने के किए दोस्तों इस वर्ष? 400.8 अरब डॉलर का। और हमारा घाटा कितना रहा? 189 बिलियन डॉलर का हमारा घाटा रहा। ये आपको समझना होगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। मैं इस पर एक अलग सी क्लास बनाऊंगा, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों भारत की 2022-23 की राजकीय कोषा घाटा कितना है? तो दोस्तों ये 4.6.4 है, ठीक है। और इसका आंसर था ए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमी मंच द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 75। क्यों 75?
क्योंकि 75वीं जो है हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाई है, गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाई हुई है, तो 75वां अमृत महोत्सव मनाने की वजह से यह मनाया गया। ठीक है दोस्तों। और इसकी मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रीय जितनी भी महिलाएं हैं इनको उत्सव में इनको हर एक क्षेत्र में आगे लाना, इनकी मानसिकता को बढ़ावा देना। ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में जो है एक योजना चलाया गया, अम्मा बहन योजना। ये कहाँ चलाया गया, ये सिक्किम में चलाया गया। अम्मा मतलब जो माताएं हैं, महिलाएं हैं दोस्तों, इनको 20,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। और जो बहन है दोस्तों, एज इनको सैनिटरी दी जाएगी, कक्षा 9वीं तक जो है इनको सैनिटरी दिया जाएगा। ये आपको मैंने सारे फैक्ट बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 23 मार्च 2022 को किसने एबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की, किसे एबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। दोस्तों थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई, किसे एबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। तो दोस्तों आंसर नंबर इसका ए होगा, डेनिस फॉर्नल सुलिवान को दिए जाने की घोषणा की गई हुई है। ठीक है। ये सारी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें से जो कुछ भी फैक्ट निकल के आया दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्पी रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और डेनियस फॉर्नल सुनील जो है दोस्तों, इनको अवार्ड यह दिया गया है। ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, तो फ्रांसिस केरी दिख रहे हैं दोस्तों, इनको प्रित्जर पुरस्कार दिए गए। ठीक है। इनको प्रित्जर पुरस्कार दिए गए, वास्तुकला में इनको दिए गए यह पुरस्कार, जिसे हम प्रित्जर पुरस्कार कहते हैं। और दोस्तों बात करें रामानुजम पुरस्कार किससे दिए गए, तो लीना गुप्ता। ठीक है। ये भी मैथ में ही दिया जाता है। रामानुजम जो पुरस्कार है दोस्तों, ये मैथ के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। किसे दिए गए, लीना गुप्ता को दिए गए। और बात करते हैं दोस्तों दयाशंकर सिन्हा जो है दोस्तों, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए। ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड का दिए गए दयाशंकर सिन्हा को। ठीक। इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए सही होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को नाटो से हटाने की चर्चा की है। अभी दोस्तों सबसे बड़ी बात की, एक आपको दिख रहा है आंसर सी और ए। ठीक है। अभी इन दोनों देशों के बीच में महायुद्ध जारी है। ठीक है। रूस ने पूर्ण रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन के बीच में, लेकिन यूक्रेन की जो है झुकने वाला है नहीं। यूक्रेन भी पूरे साहस के साथ लगा हुआ है, इतनी इसमें आत्मविश्वासता है कि रूस जैसे बड़े देशों की सामना करने की। ठीक। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कभी अमेरिका ने फरमान जारी कर दिया, एक सभा में जो है यूरोपियन स्टेट में एक सभा की, वहाँ पर यह फरमान जारी किया कि जो है हम नाटो की सदस्यता से जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं रूस को। क्या रूस ऐसे में हट जाएगा दोस्तों, ये भी संभावना सही नहीं समझा जाएगा, क्योंकि रूस भी बहुत ताकतवर बन गया है दोस्तों, ये पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखला रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जो है ऐसी बात कही अमेरिका ने, ये कहाँ तक सही होगा, क्योंकि इसमें से रूस भी शामिल है नाटो में। रूस को हटाने की अमेरिका पूर्ण रूप से ये अपनी बातें रख दी हुई है एक असेंबली में। ठीक है। और पाकिस्तान तो दोस्तों, ये पाकिस्तान एशिया में है, यह कतई ना नाटो में शामिल है। ये 3 के देश जो हैं दोस्तों, यूक्रेन, ब्रिटेन, रूस। और यूक्रेन तो नहीं शामिल है, ब्रिटेन और रूस शामिल है दोस्तों। एक क्वेश्चन में ही है अमेरिका, ये भी शामिल है। आखिर नाटो की बात करते हैं दोस्तों, ये नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन टीटी की एक सदस्यता है दोस्तों। इसमें 30 देश शामिल हैं, जैसे ब्राज़ील, रसिया, जितने भी पोलैंड हुए, ये सब सारे देश थे जो पश्चिमी देश हैं, वो शामिल हैं। ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों नाटो है क्या। नाटो का मतलब है दोस्तों कि इसमें जितने भी देश शामिल हैं, यदि नाटो में कोई भी ऐसा देश है जिसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल में आपको बताते हैं कि नाटो का एक 30 देशों में से मान लो एक कोई देश है, जैसे रूस हुआ, अगर रूस के ऊपर भारत युद्ध करता है, ठीक है, तो ये समझिए कि रूस के ऊपर वो युद्ध नहीं हो रहा है, तो ये इनकी ये प्रस्ताव रखी गई हुई, प्रस्ताव पास कर दी गई हुई है कि अगर यदि नाटो के किसी देश पर कोई देश आक्रमण करता है, तो ये पूरे नाटो के 30 देश उसके साथ रहेंगे। ठीक है। उसके साथ रहेंगे। ये आप समझ में आ गया होगा। ये सारी मैंने आपकी क्वेश्चन बताया दोस्तों। अभी लेकिन इसमें ऐसी जो आंसर यूक्रेन है दोस्तों, ये नाटो में शामिल नहीं है। ठीक है। क्योंकि यह अमेरिका जो है यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता है, लेकिन रूस जो ये चाहता है कि हमारा पड़ोसी जो है यूक्रेन, ये ना शामिल हो नाटो में। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए तो इसके पास पावर आ जाएगा। पावर का मतलब यह साफ शब्दों में होगा कि इसके 30 देशों के साथ जो है इसका पावर आ जाएगा, क्योंकि अपना जो है
पूरा विस्तार बनाना चाहता है रूस यूक्रेन के ऊपर। ठीक है, यूक्रेन जो पहले यूएसएसआर में रहता था। ठीक, यूएसएसआर क्या है दोस्तों, ये सारी मैं यूएसएसआर पे भी एक क्लास लूँगा बेहतरीन से, और नाटो पर भी एक क्लास बेहतरीन से लूँगा। उसमें पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। शॉर्ट शब्दों में बोल दो दोस्तों, यूएसएसआर जो है ये 15 देशों का एक रहता था। ठीक है, ये एक देश माना जाता था, लेकिन 1991 में जो है यह यूएसएसआर टूट गया। ठीक, यूएसएसआर टूट गया दोस्तों, इसमें से 14-15 देश जो है दोस्तों अलग हो गए। ठीक है, तो उसी में से एक यूक्रेन है। यूक्रेन हो गया, पोलैंड होगा, ये सब दो है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान हो गए दोस्तों, ये सब क्या थे, यूएसएसआर में थे, लेकिन ये भी टूट करके एक अलग देश हो गए। तो रूस इसी विचार पे है कि इसी विचार विमर्श पे कि हम फिर से अपने यूएसएसआर को विस्तार से बनाने की एकजुटता में लगा हुआ है। ये सारी मैंने फैक्ट बता दी दोस्तों। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद।